ठीक है। ग्रुप का इंट्रो दिखा देना बस पहले एक बार। हाँ सर, कर दो स्टार्ट। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया? हाँ हाँ, हो गया स्टार्ट। Okay. Good evening, friends. So, welcome to PFR Edge channel and group. So, I request you all to join this group and channel which are shown on the description below. Okay, so today's agenda is we will be discussing paper 2 section 2 of political science optional paper which just happened 2 days back in civil services mains examination 2021. So our agenda is not to completely solve the question paper. However, we will try to see the questions, read the questions, understand what is the depth of the question that is asked. Is it from the traditional sources or from any new innovative solutions are required for that? Is newspaper reading sufficient or do we need to dig deeper? So we'll just try to evaluate what all we need to do, change our strategy for next attempt. Also, we shall try to quickly frame the answers in a short structure. I request all of you to contribute because this is supposed to be an interactive initiative, right? So please keep your responses short, but do speak up. ठीक है, स्टार्ट करते हैं सर। पीडीएफ ओपन कर लीजिए। सब लोग प्लीज बोलना यार, ठीक है? मतलब कंट्रीब्यूट करो क्योंकि फिर उसके बिना मजा नहीं आएगा। पुतिन जी प्लीज डू द ऑनर्स P2S2 का। यस सर। तो भाई थोड़ा सा जूम करेंगे क्या? जी जी भाई। सेक्शन 1 तो हमारा कंप्लीट हो गया था। सेक्शन ए, हाँ। सेक्शन बी, क्वेश्चन 5A। हाँ भाई, स्टार्ट करिए। ओके, सो क्वेश्चन 5A 10 मार्कर। डिस्कस द स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन ऑफ इंडियाज लुकिस्ट पॉलिसी ट्रांसफॉर्मिंग इनटू एक्ट ईस्ट पॉलिसी। सबसे पहले सिलेबस के साथ मैच कर ले क्या एक बार कि एक्चुअल में ये कहाँ से आ रहा है। तो जो लुक ईस्ट पॉलिसी है ये तो बिल्कुल एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है सिलेबस में। मतलब टॉपिक नंबर 3C 2B का टॉपिक नंबर 3C साफ साफ लिखा है इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी उसी का एक आई गेस सेकेंड स्ट्रेच है। तो ये इस बार क्वेश्चन में फ्यूज करके पूछा है लुक ईस्ट पॉलिसी यानी कि जो पहले थी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इन दोनों में मतलब इन दोनों का स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन क्या है। मतलब लुक ईस्ट पॉलिसी अगर हम आगे बढ़ रहे हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे तो इसके स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस क्या है। मतलब आंसर में आपको डिटेल्ड एनालिसिस देना ही है। और जैसे कि बोला है डिस्कस, तो पर्सपेक्टिव्स तो आपको देने पड़ेंगे, स्कॉलरली पर्सपेक्टिव देना पड़ेगा। सबसे पहले तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो आई गेस आई वुड हैव स्टार्टेड विथ द जेनरिक मटेरियल दैट इज, मतलब इसके सिलेबस की बात करें अगर सोर्सेज, तो सोर्सेज में आई गेस सफिशिएंट मटेरियल है दोनों चीज़ों के लिए। स्कॉलरली ओपिनियन हो सकता है कि लोगों के पास हो ना हो, बट सफिशिएंट मटेरियल है दोनों का स्टैटिक टॉपिक्स के बारे में, लुक ईस्ट पॉलिसी या एक्ट ईस्ट पॉलिसी दोनों के लिए। तो स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन में आप लुक ईस्ट पॉलिसी से ही स्टार्ट कर सकते हैं, या तो क्योंकि 10 मार्कर है यार। अगर आप इम्प्लीकेशन से मतलब कोई और जेनरिक कोई ऐसा टेम्पलेट यूज करना चाहेंगे तो भी मुझे नहीं लगता है कि आप या तो टाइम लिमिट ब्रीच करेंगे 7 मिनट वाली, या तो फिर आप वर्ड लिमिट ब्रीच कर देंगे। तो आई गेस लुक ईस्ट पॉलिसी से स्टार्ट किया जाए, उसके बाद फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसके बाद फिर स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस इंडिया पर क्या क्या हुए हैं उसके बारे में बताएंगे। मतलब एक तो इंटीग्रेशन के लिए, ठीक, दूसरा मैनेजिंग द चाइना चैलेंज के लिए, और ट्रेड के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एफटीए के लिए, मतलब एफटीए हमारा आसियान के साथ है। और देव सर और कुछ एडिशंस? इसको ऐड करने के लिए मुझे एक दो डायमेंशन दिख रहे हैं, वो हम सिलेबस के कीवर्ड से उठा सकते हैं। जैसे कि लुक ईस्ट पॉलिसी का इम्प्लीकेशन, तो 4th टॉपिक है हमारा इंडिया एंड द ग्लोबल साउथ, तो हमारा वहाँ पे इम्पैक्ट। तो ग्लोबल साउथ से हम फिर WTO नेगोशिएशन उसकी भी बात कर सकते हैं। फिर एक ये कि इंडिया एंड द UN सिस्टम, इससे भी हमारा लुक ईस्ट पॉलिसी के ऊपर काफी इम्प्लीकेशन हो सकता है। 2 पॉइंट, तो एक पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये कि भी
कि हमारे ईस्ट में बहुत सारे मेजर चेंजेस हुए हैं, तो शिफ्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर, तो हम वहाँ से एक पॉइंट लिख सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट ये है कि अभी एट प्रेजेंटली हमारे नेबर में अनरेस्ट चल रहा है, कूप चल रहा है, तो ये क्वेश्चन वहीं से मतलब उसको एड्रेस करना भी चाह रहा होगा। अब 10 नंबर का क्वेश्चन है, वी कैन हैव मल्टीपल डायमेंशंस बट ऑल ऑफ देम इन वेरी शॉर्ट क्रक्स फॉर्मेट में। जी, इसमें ट्रेड का भी मतलब ट्रेड में एक डिफेंस रिलेशन अलग से डालना पड़ेगा। आई गेस शायद कल ही कुछ इन्फॉर्मेशन भी आई कि इट्स नाउ ऑफिशियल कि फिलीपींस विल बाय द ब्रह्मोस मिसाइल। मतलब एक तरीके से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव वाले को भी प्रमोशन वाला फील्ड आना चाहिए। मतलब जितने ज़्यादा डायमेंशंस अपन इसमें बना पाएंगे ना इंटरलिंकिंग के लिए, जैसे आपने यूएन वाला बता दिया, मैंने पहले बता दिया कि ट्रेड, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, चाइना को काउंटर करने वाला पार्ट, एफटीए ऑलरेडी है हमारा, उसके बाद फिर ये डिफेंस में इतना इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो आई एस जितना मतलब भले ही 10 मार्क का है, आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला, 10 मार्क का है, लेकिन जितने ज्यादा लेयर्स और डायमेंशंस देंगे ना तो आंसर उतना ज्यादा एनरिच्ड लगेगा। हाँ, एनरिचमेंट से ही हमको 10 नंबर में ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, वरना लिखना तो मतलब बेसिकली सभी को है। और इसमें स्कॉलरली ओपिनियन की बात रही ना यार, तो आई गेस ओआरएफ की वेबसाइट पे ना आसियान के सारे बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स आते ही रहते हैं। हर्ष विपंत सर का है, और एस जे संगर सर की बुक में आसियान के सर मुझे एक याद आ रहा है, जी बोलिए। पहले हमारे इंडिया की पॉलिसी सिर्फ लुकिस थी, लेकिन अंडर द प्रेशर ऑफ यूएस स्कॉलर, आई थिंक हिलरी क्लिंटन थी, जिन्होंने कहा था कि इंडिया को एक्टिस्ट करना चाहिए रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन लुकिस। ये कुछ कर सकते हैं सर इसमें, क्योंकि इसमें पढ़ा था समय, शायद हन्ना नहीं, हिलरी क्लिंटन थी। किसको याद आ रहा है क्या? यार ऐसे एग्जैक्टली हिट तो नहीं कर रहा कि हिलरी क्लिंटन के प्रेशर में हुआ था। मतलब आप बोल रहे हैं शायद सही होगा, बट ऐसा मुझे एग्जैक्टली हिट नहीं कर पा रहा। बट अगर स्कॉलर नहीं, हाँ सही कह रहे हो। क्लिंटन का ही व्यू है कि फ्रॉम देयर हैज बीन अ लॉन्ग टाइम यू आर लुकिंग ऑन द ईस्ट, ट्राई टू एक्ट ऑन द ईस्ट, डू नॉट ओनली लुक ऑन द ईस्ट। इस तरीके कोई स्टेटमेंट है क्लिंटन। ओके, तो वी हैव मतलब अब सॉलिड हो गया कि यही है। तो स्टार्ट में आप जरूर इसको लिख सकते हैं। जैसे लुक ईस्ट के बारे में इंट्रोडक्शन दिया ना आपने, स्टैटिक मटेरियल डाला, जैसे 2 पेज में अपन बाइथन स्ट्रक्चर को डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लुक ईस्ट के बारे में बताएंगे, फिर आप लोगों ने जो वर्ड ऐड किया ना कि लुक ईस्ट का ट्रांसफॉर्मेशन एक्ट ईस्ट में कैसे हुआ, ये बहुत अच्छा कनेक्टर बन सकता है 2 शिफ्ट्स के बीच में। उसके बाद फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में बताएंगे, उसके बाद फिर स्कॉलरली ओपिनियन के साथ इसको मतलब जी बोलिए। के अच्छा, बाद सर एक रिक्वेस्ट है स्ट्रैटेजिक सभी को यार, जो लोग मतलब नहीं बोल रहे प्लीज अपना माइक को म्यूट रखे नहीं बोलते टाइम पे। एंड सेकंड थिंग, सब लोग अपने अपने नोट्स ओपन कर लीजिए, अपने अपने जो भी हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी नोट्स है वो ओपन कर लीजिए, सो दैट यू कैन गिव सम पॉइंट्स। ठीक है, कंटिन्यू सर। राकेश जी बोलिए। इंट्रोडक्शन, फिर अगर एक दो स्कॉलर के थॉट्स आए तो वो, और उसके बाद सर जो सेकंड पेज होगा वहाँ पे स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशन आप लिख सकते हैं। जैसे आपने पहले बोला सर, एफटीए वगैरह, डाइवर्सिफाई इंडियन इकोनॉमी को करने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जी नहीं, अच्छा, हमने इसके बारे में ना एक कोट है, सी राजा मोहन जी कहते हैं कि इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लुक ईस्ट टू एक्ट ईस्ट इज नॉट जस्ट रीब्रांडिंग बट द स्पीड एट विच द गवर्नमेंट इज एंगेजिंग हैड नॉट एग्जिस्टेड बिफोर। तो मतलब ये सिर्फ दिखावा का चेंज नहीं है, इट्स नॉट जस्ट नॉमिनल चेंज। जो स्पीड से गवर्नमेंट एंगेज कर रहे हो अच्छा है, मतलब ज़्यादा स्पीड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इसका अगर प्रूव करना होगा तो हम बोल सकते हैं ना, जो प्राइम मिनिस्टर के शायद कुछ ये कोई तो फंक्शन में सारे साउथ ईस्ट एशिया के हेड्स को बुलाया था, आई थिंक 15 अगस्त या 26 जनवरी का था ना कुछ, तो किसी को याद आ रहा है क्या? 26 जनवरी से शायद 2 साल पहले, शायद 19 में शायद। हाँ, तो मतलब वी कैन से कि हेड्स ऑफ दीज स्टेट्स वेर कॉल्ड, दिस वाज लाइक काइंड ऑफ गिविंग रिस्पेक्ट या फिर ऐसे ना एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं, डायरेक्टली टॉप लेवल पे कर रहे हैं। फिर जैसे एग्जांपल देना हो तो कनेक्टिविटी का बोल सकते हैं कि आईएमटी हाईवे हो गया, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट हो गया, ये सब। और आसियान के साथ इंडिया का जो बढ़ता ट्रेड है वो, एक
पॉइंट और था कि जब हमने आरसीईपी में ज्वाइन नहीं करने के लिए हमारा स्टेटमेंट दिया था, तो वहाँ पे पीयूष गोयल जो कॉमर्स मिनिस्टर थे, उनका स्टेटमेंट बहुत सही था, स्ट्रेटेजिक था। मुझे याद नहीं आ रहा है, रफली ऐसा था कि विल नॉट गिव अप अपॉन आवर ओन इंटरेस्ट, ऐसा कुछ था। किसी को याद आ रहा तो प्लीज वो बताना यहाँ पे, इट वुड एड हियर। स्टेटमेंट तो याद नहीं आ रहा है, बट आई थिंक एक और पॉइंट जो है सॉफ्ट पावर का, बुद्धिज्म का जो कनेक्ट है, या फिर जो टेम्पल डिप्लोमेसी कर रहे थे बीच में, हम लोग बहुत जगह पे साउथ ईस्ट एशिया में टेम्पल बना रहे हैं बहुत जगह पे। एंड आई थिंक वी आल्सो सोल्ड सम ऑफ आवर वेपनरी टू वियतनाम वगैरह, है ना, 2-3 कंट्रीज को हमने बेचा था बहुत कुछ। दोनों भी डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, अभी फिलीपींस को भी ब्रह्मोस मिसाइल का वो हो गया है, मतलब स्ट्रेटेजिक डिफेंस एंगल में देखें अपन तो डिफेंस में इंडिया अब ऐसा अलग डायमेंशन पोर्ट्रे करेगा कि हाँ अब डिफेंस रिलेशंस भी बन गए बायर सेलर वाले, वो भी बड़े बड़े वेपन के साथ। तो जैसे डायमेंशन बहुत सारे बनेंगे। जी प्लीज। जब हम एक्टिस की बात करते हैं तो मेजरली एक्शन ओरिएंटेड रहता है सब कुछ, जैसे ब्लू इकोनॉमी वाला और इंडो पैसिफिक और स्ट्रेटेजिक टाइप्स की बात हो रही है। बट जब हम लुक ईस्ट की तरफ देखते हैं तो वो एक एंड ऑफ कोल्ड वार के टाइम वो क्राइसिस वाला टाइम था, तो हमने एक स्ट्रेटेजिक मैनर में नहीं किया था, कुछ ऐसे करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं कहना चाहूंगा यार, मतलब वेरी नाइस इनपुट्स कमिंग फ्रॉम एवरीवन हियर, बट देन अगेन जैसे हमारे पास टाइम का लिमिट है, ऑलरेडी वी हैव स्पेंट 11 मिनट्स ऑन दिस क्वेश्चन। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, इमीडिएटली जो भी स्ट्राइकिंग पॉइंट्स है, मतलब ऐसे बोलने में हिचकिचाओ मत, जो भी सामने आ रहा है फटाफट बोलते जाओ। लेट्स एंड द क्वेश्चंस एज फास्ट एज पॉसिबल, है ना। तो मतलब लेट्स कीप आवर रिस्पॉन्सेस शॉर्ट, डायरेक्टली टू द पॉइंट बोल के खत्म कर लो, ऐसे बोल रहा हूँ मैं सबको। एक पॉइंट मेरे को याद आ रहा है 4C का था, जब हम एक्टिस की बात करते हैं, कनेक्टिविटी, कैपेसिटी बिल्डिंग, कॉमर्स और कल्चर। तो हम लिमिट नहीं कर रहे उसको, ज्यादा वाइडर एंगल में देख रहे हैं, स्ट्रेटेजिक और चाइना को कंटेन करने के लिए और नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कनेक्शन वाला पॉइंट। अच्छा, शायद इसमें अगर सेंट्रल एशिया क्रिटिसिज्म, के रिलेटेड है 4C। ये 4C शायद सेंट्रल एशिया का रिलेटेड है, मिनिस्टर जयशंकर जी का स्टेटमेंट है शायद, ना कि एक्टिस्ट का। जी हाँ, आप सही बोल रहे हैं, मिनिस्टर जयशंकर का है, वो सेंट्रल एशिया के रेस्पेक्ट में डायलॉग बोला था। और सर आप क्रिटिसिज्म की बात करें तो संजय बारू का एक आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में, जहाँ वो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहे थे और बता रहे थे कि बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी ज्यादा कुछ गेन नहीं कर पा रही, चाइनीज एथनिसिटी ज्यादा इंटैक्ट है, आसियान और चाइना के रिलेशंस से बहुत ज्यादा क्लोज हो रहे हैं। और बीआरआई का कॉन्सेप्ट से मतलब बीआरआई के कॉन्सेप्ट को ऐड करके उन्होंने बताया था कि इंडिया उतना ज्यादा स्ट्रेटेजिक गेन नहीं कर पा रहा है। तो उसमें उन्होंने साफ साफ बताया था वी नीड टू रिकैलिब्रेट दिस एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसको मतलब अब के टाइम पर मतलब ये वो बता रहे थे कि ऑलरेडी एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी पुरानी हो रही है, रिडंडेंट हो रही है, इसको भी री इनोवेट किया जाए, ऐसा उनका व्यू था। अच्छा इसी में क्रिटिसिज्म एक और पॉइंट है, फिर राजामोहन बोलते हैं कि इंडिया प्रोमिसेस बट चाइना डिलीवर्स। तो कंसिडरिंग स्ट्रेटेजिक डायमेंशन में बोल सकते हैं ऐसा कि मतलब ठीक है इंडिया बड़ी बड़ी बातें करता तो है बट चाइना डिलीवरी करता है, तो डिलीवरी डेफिसिट का एक जो पॉइंट है वो बोल सकते हैं सी राजामोहन के नाम से। ओके, आई गेस हम लोगों ने सारे डायमेंशंस ऑलमोस्ट कर लिए हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी किसी को और कुछ ऐड नहीं करना है तो एक चीज यार, मतलब मुझे लग रहा है ना, कंक्लूजन की तरफ जाते हुए इसमें इस क्वेश्चन में हम क्वाड को कहीं ला सकते हैं क्या इसमें, क्वाड या फिर इंडो पैसिफिक एंड उसका इंपॉर्टेंस, मतलब साउथ एशिया या फिर ईस्ट एशिया इज नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया कंसिडरिंग द क्वाड चैलेंज एज वेल एज ऑल दैट, है ना, इंडो पैसिफिक का जो भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कंक्लूजन इस पे कर सकते हैं अपन। हाँ सर, मतलब बता सकते हैं कि रिसेंट टाइम्स में वो लोकेशन की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वहाँ हम लोगों को एक्ट ईस्ट पॉलिसी से आगे बढ़कर कुछ और इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। मतलब कंक्लूजनरी पार्ट में उस रीजन की इंपॉर्टेंस को ज्यादा हाईलाइट किया जा सकता है कि एक और इनोवेटिव चाहिए। एक और यार मुझे एक लाइन याद आ रही किसी का है कि इंडिया मलाक्का डिलेमा बिगिंस या फिर चाइना मलाक्का डिलेमा एंड्स, ऐसा कुछ है कोट, किसी को याद आ रहा है क्या? दो डिलेमा थे बेसिकली वो, एंड चाइना का डिलेमा खत्म हो गया, इंडिया का चालू हो गया, ऐसा कुछ है वो, किसी को याद आ रहा है क्या? हाँ, इंडिया ग्वादार डिलेमा बिगिंस एंड चाइना मलाक्का डिलेमा एंड्स। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि चाइना ने जो ग्वादार की तरफ जो इतना आउट ये कर दिया है ना, रोड वगैरह बना लिए, बीआर अब कर दिया है, तो उससे अब इंडिया का वो डिलेमा चालू हो गया है, फिर चाइना के लिए अब मलाक्का का अल्टरनेटिव मिल गया, सॉल्व हो गया उनका इशू। ठीक है, आगे चल सकते हैं। Okay, नेक्स्ट let's move on क्वेश्चन।
Yeah, let's move on to the next question. Question number 5B, 10 marker. Explain the philosophical foundation of India's foreign policy. इसको अगर सिलेबस के साथ लिंक करेंगे तो टॉपिक नंबर 1 का ही पार्ट बनता है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी के जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं और इंस्टीट्यूशंस ऑफ पॉलिसी मेकिंग, कंटिन्यूटी एंड चेंज, 3 इंपॉर्टेंट वो हैं। और इस टॉपिक से मैंने देखा है कि क्वेश्चंस आ रहे हैं और लो यील्डिंग है यार, मतलब इजीली इसमें ना ऐसा कुछ डायमेंशनिंग बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती है। और अगर किसी ने बुक पढ़ रखी होगी एस जयशंकर सर की, तो उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। मैम के नोट्स में भी, मतलब प्रिंटेड वाले नोट्स में, तो उसमें भी ये काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन है कि फिलोसफिकल फाउंडेशंस, डायमेंशंस क्या क्या हैं। और आई गेस ये मतलब डिटर्मिनेंट से डिफरेंट है ना। अगर हम जैसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, कोई इसमें कंफ्यूज मत करना कि डिटर्मिनेंट्स कोई लिखेंगे तो सही चलेगा, क्योंकि ये फिलोसफिकल फाउंडेशंस की बात कर रहा है। आप डिटर्मिनेंट्स को एक हद तक ही स्ट्रेच कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट्स को फिलोसफिकल फाउंडेशंस नाम पर लिख दिया इसमें आंसर में। ये मेरा एनालिसिस है, प्लीज अगर किसी और का कुछ काउंटर व्यू है तो प्रोवाइड कीजिए। ये एक बार आप डिटर्मिनेंट्स पॉइंट आप बताना, फिलोसॉफिकल डिटर्मिनेंट पॉइंट्स क्या क्या डालेंगे इसके अंदर? इसमें हमने मैंने ये सोचा कि अगर फिलोसफिकल फाउंडेशंस देने ही है तो एक बहुत बढ़िया लेक्चर था एस जयशंकर सर का ही, जिसमें उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के ना काफी सारे फेजेस बताए थे। तो पहले वाले फेजेस में, इनिशियल फेजेस में वो नॉन अलाइनमेंट की बात कर रहे थे। तो एक फिलोसफिकल फाउंडेशन ये है कि नॉन अलाइनमेंट एंड नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। उसके बाद फिर वो एक फेज चेंज होता है जहां पर वो कोल्ड वॉर वाला एरा आता है। एग्जैक्टली क्या है मैं रिमेम्बर नहीं कर पा रहा, क्योंकि 6 फेजेस थे। अगर अगर मतलब अगर मैं मेंस दे रहा होता तो मैं उसको जरूर पढ़ के जाता। तो उस टाइम पर मैं उन 6 फेजेस में बांट कर हर 6, मतलब एक का नॉन अलाइनमेंट था पॉलिसी, दूसरे वाली पॉलिसी में रशिया के साथ, सोवियत के साथ जो भी रिलेशंस बढ़ाए, तो उसमें फिलोसफिकल फाउंडेशंस का एसेंस अच्छे से दिखता है। उसके बाद फिर नैम का आई गेस एक और वर्जन भी आया था, नैम 2.0। तो इसमें फिलोसफिकल फाउंडेशंस का टेंटेशन जरूर दिख सकता है rather देन डिटर्मिनेंट्स। मुझे लग रहा है फिलोसफिकल फाउंडेशंस ये ज्यादा अच्छे से कॉन्टेसेंट करता है क्वेश्चन की डिमांड को। उसमें सर हम लिख सकते हैं कि जो कार्यशील तत्व है हमारे को, और जो हमारी कोर फिलोसफी फॉरेन पॉलिसी की, वसुदेव कुटुंबकम, दैट इज द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली, अगर उससे स्टार्ट किया सर तो मुझे भी ये ज्यादा सही लग रहा है, क्योंकि अगर हम वो फेजेस लिख देंगे तो उसमें फिलोसफिकल वाली चीज कैसे आई, मुझे उसमें थोड़ा डाउट हो रहा है। आई एम नॉट श्योर। राइट, फेजेज में देना सही नहीं रहेगा। मतलब 1-2 फेज में तक काम कर जाएगा, लेकिन बाकी में मतलब नहीं हो पाएगा। हाँ नहीं, दैट इज व्हाई आई सेड कि थोड़ा काउंटर व्यू भी डालिए, क्योंकि ये मेरे दिमाग में पहले हिट किया कि हाँ एवोल्यूशन से दूंगा, बट अगर मैं भी लिखने बैठूं हो सकता है मेरे में भी इनर्जी आए कि यार इसमें क्या फिलोसफिकल फाउंडेशन डालूं। सही है जो आप लोग बोल रहे हैं, वो भी सही है कि अगर आप ऐसे देंगे तो एक बार बता देता हूँ। फर्स्ट फेज में क्या है, ऑप्टिमिस्टिक नॉन अलाइनमेंट, ये एक फिलोसफी थी। सेकेंड फेज में डेकेड ऑफ रियलिज्म एंड रिकवरी, 1962 से 1971 तक। क्यों? क्योंकि 62 में वॉर हुई थी, फिर रियलिज्म की तरफ बढ़े थे नेहरू जी। 62 से 71 तक डेकेड ऑफ रियलिज्म। ठीक, उसके बाद फिर फिलोसफिकल फाउंडेशंस, इंडिया का रीजनल असर्शन, 71 से 91 तक इंडिया काफी प्रोएक्टिव था, चाहे वो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हो या फिर वो हमारे साउथ में श्रीलंका से रिलेटेड कुछ भी हो। उसके बाद फिर हमारी फाउंडेशंस जो है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ बढ़ी 91 से 98 तक। उसके बाद फिर बैलेंसिंग पावर, बैलेंस ऑफ पावर की तरह से बढ़ी। उसके बाद फिर 2013 से अभी तक जो है एनर्जेटिक एंड एंगेजमेंट, उसमें जो आपने बोला वसुदेव कुटुंबकम, ये सब वो सब, मतलब अभी मेरे पास आंसर खुला हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मुझे याद नहीं था सब कुछ कि ऐसे फेजेस में बांट के फिलोसफिकल फाउंडेशन दे सकते हैं। तो ये मेरा ओपिनियन था। जैसे आप लोग बता रहे हैं कि हाँ वसुदेव कुटुंबकम का भी यूज किया जाता है, बट फिर आप एक बार आंसर फॉर्म करके बताइए ना, तो क्या मुझे भी क्लैरिटी मिलेगी कि उससे कितना अच्छा आंसर बनेगा, कितना गलत आंसर बनेगा। हाँ, फेजेस में तो हम बता भी सकते हैं कि कैसे चेंज हुआ अपना फिलोसॉफी ओवर टाइम, राइट? मिस एस एम आप बता रही थी, तो आप एक बार थोड़ा इसका व्यू बताएंगी अपना आंसर का ना, तो थोड़ा मुझे भी क्लैरिटी मिलेगा कि फिलोसफिकल फाउंडेशंस में फिर वसुदेव कुटुंबकम के अलावा आपने आप जो और बोला ना, अभी जो आपने बोला ना, एक्सप्लेन किया, अब मुझे ये रिलेटेबल लग रहा है। जो आपने पॉइंट्स
अभी इलेबोरेट किए ना, उससे रिलेटेबल लग रहा है। जब स्टार्टिंग में बताया था तब थोड़ा लग नहीं रहा था, बट डिटर्मिनेंट्स वाले पॉइंट ठीक है। वो डिटर्मिनेंट्स में तो हम यही लिखते हैं ना, ज्योग्राफिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, वो सब तो नहीं आएगा। अभी तो मुझे भी इतना समझ में नहीं आ रहा, बट जो आपने बोला है अब मुझे रिलेटेबल लग रहा है वो। हाँ, वो पहले मुझे याद नहीं रहा था ना, इसलिए मैं खुद एम्बिग्यूटी में था। अभी देखा ना तो मुझे याद आया कि हाँ अच्छा, इसमें जैसे ये आप बुद्धिस्ट थॉट भी बोल सकते पुतिन हैं ना, भाई, जैसे बुद्धिस्ट आपने थॉट, बोला, पैसिफिस्ट पॉलिसी। मेरे हिसाब से हम मेरे आलोक जी हिसाब से बोलिए। बुद्धिस्ट बोल सकते हैं, सेंट तुकाराम जी बुद्धिस्ट वाला बोल सकते हैं, आर्टिकल 51 कोट कर सकते हैं। और हम संत तुकाराम का ये स्टेटमेंट है, द होल अर्थ इज आवर होम, वो कोट कर सकते हैं, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले तुकाराम जी की बर्थ एनिवर्सरी गई है, शायद पढ़ा हो आप लोगों ने। और इसमें हम लोग, क्योंकि जो पुतिन भाई बता रहे हैं डिके वो वाला फ्रेजेस वाला, जैसे उसमें आता है 62 to 71 इंडिया ग्रेटर रीजनल एसेशन, इसमें कुछ फिलोसॉफिकल है नहीं इंडिया का कि यू आर असर्टिंग समथिंग, क्योंकि इंडिया पॉलिसीज ऑफ गिविंग गुड नॉट युद्ध, कुछ इस टाइप का एक स्टेटमेंट है मिस्टर मोदी का। तो शायद हम लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए। एक और बात एक बोल चीज सकते हैं ना कि मुझे इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज लाइक आइडियलिस्टिक है काफी। मतलब ये शायद क्रिटिसिज्म भी है बहुत सारे स्कॉलर्स का कि इंडियन फिलोसॉफी इटसेल्फ इज नॉट अ पॉलिटिकल या फिर रियलिस्ट फिलोसॉफी, इट इज मोर ऑफ एन आइडियलिस्टिक एंड फिलोसॉफिकल इन नेचर। तो वैसे ही इंडिया की पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी भी वैसी ही है। ये भी पॉइंट लिख सकते हैं अपन। हाँ, मुझे एक चीज ऐड करनी है, क्योंकि सर यहाँ पे कल्चर है। फाउंडेशन पे बात हुई है ना कि फिलोसॉफिकल फाउंडेशन क्या है। तो हमारा जो फाउंडेशन है वो विद टाइम चेंज हुआ है। जैसे स्टार्टिंग में वो नॉन अलाइनमेंट वाला हमारा सोशलिस्टिक मॉडल था, फिर एक्टिस्ट पे आए, फिर पंचशील पे आए। तो विद टाइम जो हमारा फिलोसॉफिकल बेस है वो चेंज होता रहा है। जैसे पीएम मोदी वाला वो ओवरकम द हेजिटेशन ऑफ हिस्ट्री वाला स्टेटमेंट है जो, तो जैसे जैसे टाइम के साथ साथ हमने अपने आप को अडॉप्ट किया है और उसी अकॉर्डिंग हमने चेंज किया है। और फिर हम वो फेजेस भी ऐड कर सकते हैं, और साथ साथ कैसे जो बेस है वो स्ट्रक्चरल, मतलब उसमें चेंज आता रहा है, वो भी ऐड कर सकते हैं। एक करेक्ट पॉइंट मैं करेक्ट, ऐड करता इवोल्यूशन हूँ का कि पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बोलो देव सर। हाँ, इवॉल्विंग है नेचर में। एक पॉइंट में बहुत स्टेटिक और स्कॉलरली भी बताता हूँ कि अपने जो फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला, इन्होंने 1 जुलाई को, मैं देख के बता रहा हूँ, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन पे अपना स्पीच दिया था। टॉपिक था कि वी हैव 5 पिलर्स ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी। तो उन्होंने खुद ने एक्सप्लिसिटली बताया, उसमें पहला ही पॉइंट है, पहला ही पिलर है कि फॉरेन पॉलिसी इज इंडियन इन थॉट। तो ये यहीं से बहुत बढ़िया फिट होगा कि हमारा फिलोसफिकल फाउंडेशन है कि इंडियन इन थॉट। उसमें उन्होंने 3 फर्दर पॉइंट बताए कि 3 स्ट्रैंड्स ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी वर्थ मेंशनिंग हियर। पहला, ट्रेडिशन ऑफ मिडिल पाथ, दूसरा ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन, और तीसरा इज नीड फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो 5 पिलर में से पहला पिलर ये था कि इंडियन इन थॉट, और इसी का 4th पिलर भी यहाँ पे फिलोसफिकल में आएगा कि इट इज अ फोर्स फॉर ग्लोबल गुड। तो इसमें हमारा जो एक वासुदेव कुटुंबकम वाला जो हमारा थॉट है वो यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा, जिसमें हमने वैक्सीन डिप्लोमेसी भी करी। तो ये 2 पॉइंट अपन 5 पिलर में से 2 पिलर यहाँ पे लिख सकते हैं। एक्सलेंट पॉइंट्स, एक्सलेंट पॉइंट्स। अच्छा, एक और याद आ रहा है मेरे को, जो ग्लोबलाइजेशन अभी किसी ने यूज करा ना, तो ग्लोबलाइजेशन के लिए हम अरबिंदो घोष का जो आइडिया था ना कि एग्रीगेशन इज द लॉ ऑफ द नेचर, तो मतलब यू कैन नॉट सेग्रीगेट एवरीथिंग, कंपार्टमेंट नहीं कर सकते, सबको एक होना ही पड़ेगा, यूनिटी इज द लॉ ऑफ द नेचर ऐसे बोलते हैं ना, तो यू कैन यूज दैट आल्सो हियर। एंड वसुदेव कुटुंबकम किसी ने बोला ही है पहले। व्हाट एल्स? और यार ऐसा भी नहीं है, हम कौटिल्य को भी डाल सकते हैं कि वी सी सम रियलिस्ट एलिमेंट्स ऑफ कौटिल्यन, ये भी बोल सकते हैं ना हम। जैसे आज अगर जैसे नेहरू जी का पॉलिसी जो हम था, दैट वाज एट दैट टाइम इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर इंडिया टू स्टैंड अप टू चाइना या फिर और रशिया और यूएसए, तो इसीलिए तो नाम वो सब रियलिस्ट ही बोलते हैं कई लोग। दोनों भी डाल सकते हैं अपन, इट इज बोथ रियलिस्ट या फिर आइडियलिस्ट ऐसे। कंक्लूड क्या करेंगे सही। इसमें? इसमें कंक्लूजन क्या रहेगा? आई थिंक जो अभी एसएम ने बोला ना, कंक्लूजन क्या, वो सही है कि इंडिया फॉरेन पॉलिसी इज नॉट एक यूनिडायरेक्शनल या फिर एक चीज पे डिपेंडेंट नहीं है। इट हैज ड्रॉन, इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ लॉट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स एंड वेरियस डिटर्मिनेंट्स सच एज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो सब बोल दो,
एंड बोल दो ऐसे कि It's इट्स changed इवॉल्विंग इन with नेचर। time. हाँ, इट इवॉल्व्स विद टाइम। एंड जैसे आई थिंक ये भी था ना, जयशंकर ने कुछ तो बोला था कि इंडिया हैज लेफ्ट द हेजिटेशन ऑफ द पास्ट। ये भी डाल सकते हैं कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी हैज लेफ्ट द हेजिटेशन ऑफ द पास्ट। historical Yes, hesitations sir. of the past. ठीक है, इससे कोट कर सकते हैं। आगे चले क्या? हाँ यस सर। हेलो हाँ, बिफोर वी मूव अहेड, आई अगेन रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज अपने अपने नोट्स खोल के रखो, एंड इफ यू हैव एनी पॉइंट्स जल्दी जल्दी बोलो। हेलो आई Continue. थिंक जो कंक्लूजन में जो होगा, जो मुझे लगता है कि वेदर इंडिया विल फॉलो टोटली फिलोसॉफिकल पाथ और रियलिस्ट पाथ, इट डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ इंडिया। एंड इफ वी गो बैक फ्रॉम द हिस्ट्री, जो भी हम लोग देखा कि इंडो चाइना वार, जहाँ पे इंडिया वाज वेरी आइडियलिस्टिक बिकॉज चाइना वाज comparatively more powerful than India, but in the Bangladesh issue, India was more realist because the Indian troops went into the Bangladesh because India was more powerful than Bangladesh. So it depends on the capacity of India and to whom the country is Correct. willing. So we Nice cannot- point. So we cannot say that India is totally philosophical or realist. It depends on the enemy who is, whether they are powerful or not. ठीक है, थैंक यू। आगे चल सकते हैं पुतिन सर? Yes, sir. We should move ahead. Okay, so question number 5C. Explain India's position on waiver of intellectual property rights on COVID-19 vaccines in WTO. ये एक प्रोबेबल क्वेश्चन था आई गेस, मतलब इतना तो सभी लोगों ने गेज किया होगा कि इंडिया, साउथ अफ्रीका, यूएन में भी काफी ज्यादा प्रोएक्टिवली इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, तब जब अगस्त में शायद इंडिया प्रेसिडेंट भी था। ठीक है, आंसर का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? इंट्रो में क्या लिखेंगे हम लोग? इंट्रो में भी हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि WTO is the manifestation of the elite powers of the world because ये most of the time ये developed country को ही support करता है और WTO का जो भी trade है, it's like 90% of the global trade is linked to the WTO. So India is थोड़ा सा focusing for the डिफरेंस जी सर, थोड़ा सा ना सर मुझे डिफरेंस। लगता है कि बहुत नेगेटिव हो जाएगा ये। हाँ, स्टार्ट बहुत क्रिटिकल हो रहा है आपका। आई थिंक आपको Yes. इशू करना चाहिए कि कोविड-19 के बैकड्रॉप में वैक्सीन के इशू से रिलेट कीजिए कि WTO कैसे इम्पीड कर रहा है इसको। क्यों? क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए अगर आप लोग अभी बोल नहीं रहे तो। अच्छा, वैसे ये माइक कहाँ से बंद होता है मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं है, मुझे कौन हरे से रंग का इसमें बटन है ना, अरे जो UR लाइव पे दिख रहा है ना, हरे रंग का बटन, उसे दबाएंगे ना आप तो बंद हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू। तो क्या है, आप जो बता रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल सही होगा डेटा, बट ना इतना क्रिटिकल स्टार्ट ना दीजिए। कोई इशू जो है उसी इशू को डायरेक्ट हिट कीजिए आप कि मतलब ये इसका रीजन क्या है। ये इंडिया का पोजीशन छोड़िए, सबसे पहले बताइए कि कोविड-19 वैक्सीन में मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मतलब WTO इम्पीड कर रहा है उसका मैन्युफैक्चर को, तो ये इशू से स्टार्ट कीजिए आप। पहले स्टार्टिंग का एक पैरा आप इशू के बारे में बताइए रेदर देन WTO एंड ऑर्गेनाइजेशन जो मतलब ऐसा बायस पर्सपेक्टिव ये सब मत दीजिए। पहला स्टार्ट हम आप इशू से, या प्लीज गो कॉमन ऑन। पब्लिक गुड से बोल सकते हैं कि हेल्थ जो है वो कॉमन पब्लिक गुड है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इक्वली सभी नेशंस पे है। तो कुछ ऐसे करके स्टार्ट कर सकते हैं कि कोई भी एक कंट्री उस पे मोनोपोली नहीं कर सकता। Right, तो as long as you could connect it with other अच्छा, lines. एक चीज मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना, हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर का फ्लो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे सर हैं। ऐसे भी तो आई थिंक है कि प्रॉपर्टी राइट, बोलो कंटिन्यू। ये बौद्धिक संपदा जो अधिकार है इनको मतलब इसकी डेफिनेशन ही डिफाइन कर सकते हैं। किसको डिफाइन करेंगे? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को? हाँ सर, अच्छा, तो यार मेरे इंट्रो अकॉर्डिंगली में ना मतलब आई थिंक वी शुड स्टार्ट ऑफ विद कोविड-19 के बारे में कि मतलब जो भी 2019 में कोविड-19 आया, फिर उसकी वजह से डिजास्टर हुआ, वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन लगे, मतलब वी कैन जस्ट नैरेट एक जो भी हुआ था ना कोविड-19 के बारे में। जैसे मतलब कोविड-19 आया, न्यू नॉवेल डिसीज था, वायरस था, सब जगह पे फैल गया, लॉकडाउन लग गया, एंड दैट इज हाउ द नीड अरोज कि भाई इसकी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रेगुलेट करने की जरूरत आई।
देन वी कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट पैराग्राफ कि ठीक है, तो ये रेगुलेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द वर्ल्ड लेवल WTO लेता है, तो WTO क्या है थोड़ा सा लिख दो उसके बारे में, एंड देन कंटिन्यू विथ की जो वैक्सीन वगैरह बन रहे थे, हाउ ग्लोबल साउथ के नेशंस या फिर जो पुअरेस्ट नेशंस है या फिर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है उनको नहीं मिल पा रहे थे, एंड दैट इज वेयर इंडिया एज अ रिस्पॉन्सिबल India as a responsible leader in the International Committee of Nations stood for the southern countries या फिर जो needful countries, and then हम we can go on to ये सब I think first half of the page में आ जाएगा, then 3/4 आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें फार्मा इंडस्ट्री का भी हम बता सकते हैं कि इंडिया इज हैविंग अ गुड फार्मा इंडस्ट्री। इसको अपन ऐसे भी तो स्टार्ट कर सकते हैं जैसे कि पुअर कैपेसिटी होती है, डेवलपिंग एंड डेवलप्ड का डिवाइड होता है। सर प्रॉपर क्या स्ट्रक्चर रह सकता है इस एग्जाम क्वेश्चन का? देखिए स्टार्ट तो काफी मतलब जो सही मतलब हर पर्सपेक्टिव सही, जैसे कोई ऐसा गलत इन्फॉर्मेशन तो दे नहीं रहा, मतलब लेकिन सबसे अच्छा जो एप्ट स्टार्ट है ना, वो जो मुझे ऐसा लग रहा है कि इशू से ही है कि पहले कोविड-19 का इशू और कैसे WTO इस पूरी डिबेट में बीच में आ गया, और फिर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हो सकता है एक लाइन पे बोलिए, बाकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दे के स्टार्ट करना आई गेस काफी चाइल्डिश लगेगा। WTO फिजिबल नहीं है वो। यस सर, मेरे अनुसार से दृश्यम सर जो बोल रहे हैं ना वही सही रहेगा कि मतलब एक शॉर्ट में दे के उसके बाद लिंक कर देना वैक्सीन से, उसके बाद वैक्सीन का IPR से, फिर WTO से, और फिर प्रोज और कॉन्स दे के और पे फॉरवर्ड करके कंक्लूड कर देना। जी, इसमें आप ना मतलब करंट पर्सपेक्टिव्स भी ऐड करेंगे कि इंडिया और साउथ कोरिया का क्या, सॉरी साउथ अफ्रीका का क्या स्टैंड था, फिर थोड़ा सा WTO में इंडिया ने जो मतलब वो मोशन पास करवाया कि इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वेवर से हटाया जाए, फिर इंडिया की प्रोडक्शन कैपेसिटी, किसी ने अच्छा बोला भी था कि इसको आप वैक्सीन प्रोडक्शन से लिंक करेंगे। हाँ बिल्कुल लिंक करेंगे कि इंडिया अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से वेवर मिलता है तो इंडिया ऑलरेडी वर्ल्ड फार्मेसी कहलाता है, तो हम अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से हटाते हैं WTO की जो वैक्सीन वाली जो भी IPR है उसे हटाते हैं रिजीम से, तो हम खुद एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इसमें ना सारे एंगल्स डाल देंगे हम लोग कि जैसे अभी किसी ने थोड़ी देर पहले बताया था ना वैक्सीन डिप्लोमेसी, उसके फिर जो भी पर्सपेक्टिव्स आपको ऐड करने, स्कॉलरली व्यूज आपको ऐड करने, वो सेकंड पेज में आप ऐड कर दीजिए। इसमें एक और पॉइंट डाल सकते हैं, चाइना यूजिंग स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ वैक्सीन, मतलब टू अचीव स्ट्रेटेजिक गोल्स चाइना यूजिंग वैक्सीन एज ए नेगोशिएटिंग मैकेनिज्म, अफ्रीकन कंट्रीज के लिए कर रहे थे ना वो लोग, तो ये डाल सकते हैं पॉइंट। नेपाल, चाइना डील विद नेपाल एंड श्रीलंका इन केस USA का अपोजिशन में डाल सकते हैं, वी कैन, हाँ करेक्ट हरे। सो वी कैन आल्सो से कि ऑब्जेक्शंस क्या थे वेस्टर्न कंट्रीज के, मतलब इंडिया का स्टैंड बताया लेकिन लास्ट में एक दो पैरा में या एक पैरा में वी कैन आल्सो से कि ऑब्जेक्शंस, व्हाट वर द ऑब्जेक्शंस ऑफ द वेस्ट, यूरोप वगैरह। ठीक है यार, ये काफी GS टाइप क्वेश्चन है, इसमें कुछ स्कॉलरली कमेंट किसी को पता है? वन थिंग टू ऐड कि लास्ट में एट द एंड USA ने सपोर्ट कर दिया था इंडिया का वेवर जो था ना, वेविंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन फॉर कोविड वैक्सीन स्पेशली। And I'd like to add one more thing. Not only India asked for the vaccine waiver for COVID-19, but also for rare diseases. Okay, like because the poor countries, the third world countries don't have the capability to purchase, because we have genetic manufacturing. So India also demanded that. इसके अंदर जोसेफ स्टिग्लिस का एक स्टेटमेंट है कि जो हम ये बोलते हैं कि पेटेंट राइट से पेटेंट करके हम इनोवेशन कर रहे हैं और सब कुछ, इट्स जस्ट अ डोगमा बिकॉज अंडर द करंट सिस्टम, स्टेटमेंट एक्चुअली ये था, दोज अनफॉर्चुनेट इनफ to have the disease are forced to pay the price, and that means the very poor in the developing world are condemned to death. तो ये जोसेफ स्टिग्लिस का स्टेटमेंट था कि रेदर देन हम पेटेंट पे फोकस करें, हम प्राइज मनी पे फोकस कर सकते हैं और उस तरीके से भी हम इनोवेशन को मतलब प्रमोट कर सकते हैं। तो इन्होंने एक अल्टरनेटिव दिया था रेदर देन पेटेंट को प्रमोट करने के। ये न्यूज़पेपर में आया था। और सिमिलर व्यू कोरियन का भी था, इनका भी न्यूज़पेपर से मैंने कलेक्ट किया था कि कैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब WTO की ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि जैसा किसी ने बताया था कि WTO इज डोमिनेटेड बाय द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो इसमें एक फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव था कि ये WTO और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कनेक्ट करके, अगर पहले जो आपने बताया वो तो बहुत अच्छा है,
बट बाद में इसको भी ऐड कर सकते हैं कहीं कि मोरल पर्सपेक्टिव में WTO की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। अच्छा, एक पॉइंट आई लाइक टू ऐड कि WTO नेगोशिएशन एक्सप्लिसिटली दे रखा है सिलेबस में। दूसरा पॉइंट कि WTO दे आर कंटिन्यूसली आस्किंग, 2019 में उन्होंने पूछा कि राइजिंग पावर चैलेंजिंग द US एंड वेस्टर्न डोमिनेंस इन IMF एंड द वर्ल्ड बैंक। और फिर कोएलिशन डिप्लोमेसी WTO तो 2018 में पूछा उन लोगों ने। फिर 2017 में WTO नेगोशिएशन दोहा राउंड वाले, तो दे आर कंटिन्यूसली आस्किंग। तो दिस इज अ मतलब टेम्पलेट बना सकते हैं क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस की। हाँ सर, आप सही बोल रहे हैं क्योंकि WTO जो है ना वो सिलेबस का एक एक्सप्लिसिट टॉपिक भी है। हालांकि ये 2A का फ्रॉम ब्रेटन वुड्स टू WTO है, ऐसा कुछ ऐसा है नहीं कि WTO से पूछे। लेकिन अगर अपन ट्रेंड आप देख रहे हैं, कंटेम्पोररी ट्रेंड है कि WTO को लिंक एक बार मेरे ख्याल से पूछा था US ने कैसे फंक्शनिंग को रोक दिया ऐसा। तो टेम्पलेट बना के जाना ही सही है कि पहले से ही स्टार्टिंग को मतलब डिस्कस कर लिए अपने। किसी और को कुछ और ऐड करना है क्या? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है काफी डिस्कस हो चुका है। वी शुड मूव अहेड। अगर कुछ हाँ, स्टेटमेंट चलो। चाहिए तो आई एक हैव वन। अगर कुछ हाँ बताओ स्कॉलर रिव्यू चाहिए यार। एक चीज बस एक मैं कहना चाहूंगा इसके पहले, हम लोग यार PSR आंसर डिस्कस नहीं कर रहे, पूरा GS टाइप लग रहा है। तो जस्ट मतलब लेट्स मेक इट बिट मोर PSR टाइप। SM प्लीज कंप्लीट योर पॉइंट। सर थोड़ी तो अप्रोच इसमें देनी पड़ेगी ना ऑप्शनल की। SM, you were trying to add something. आई हैव एन scholarly perspective. आर्टिकल जो PSR टाइप से है, बट आई एम नॉट श्योर ये कितना यूजफुल रहेगा। आई कैन टेल स्टेटमेंट, आप डिसाइड कर लेना। The neoliberal order under which these laws exist is so intractable today that a matter as a seemingly simple as a request for a waiver on patent protection is seen as a claim unworthy of exception. But it's too typical statement. काफी डिफिकल्ट है, बट उसमें हम neoliberal world order को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। और सेकंड ये है, we can't continue to persist with rules granting monopolies which place the right to access basic healthcare in position of constant peril. In its present form, TRIPS regime, to borrow the law Professor Pister's work, represent nothing but a new form of feudal calculus. So he compared this model with a feudal calculus. नहीं, बहुत अगर याद रहे रिलेटेबल तो लिख है। सकते हैं। नहीं, WTO न्यू लिबरल वर्ल्ड का एपिटम माना जाता है। ये बहुत रिलेटेबल है। जैसे ना ये क्वेश्चन पेपर जहाँ है, आप ग्रुप में एडेड है ना, मैं उसमें एक बार हाँ, पिन कर दे रहा हूँ। ये जो स्टेटमेंट है ना, आप एक बार उसी में ही कॉपी पेस्ट कर दीजिए, क्या है बाद में रेफरेंस लेने के लिए इजी होगा। Okay, ये I'll do काफी it. हाँ, ये रिलेटेबल ही है। शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? आई थिंक काफी ज्यादा डिस्कस हो चुका है। आई जस्ट रीड आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5D, राइट अबाउट ग्रोइंग सिग्निफिकेंस ऑफ क्वाड। कोई स्ट्रक्चर बना रहा है, मतलब आई गेस ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन डायरेक्ट सिलेबस से नहीं है बट कंटेम्पररी टॉपिक है क्वाड। तो ये GS में भी आया है। देव सर, GS में भी आया है ना ये क्वाड? हाँ सर, GS पेपर आया था। हाँ, क्वाड और ऑकस आई गेस दोनों डाल दिया था उन्होंने, बट यहाँ पर क्वाड के बारे में पूछा है। ये सर 20 वाले पेपर में भी आया था। जी जी। In GS2 2020 they asked about Quad, and in 2021 they asked about AUKUS. ओके, स्ट्रक्चर मतलब इंट्रोडक्शन कोई और कर रहा है या फिर मैं कर दूं? मतलब आप में से कोई एक इनिशिएटिव लीजिए, फिर मैं भी काउंटर व्यू दूंगा तो ज्यादा इंटरेक्टिव बनेगा। ठीक है, कोई भी एक जो स्टार्ट बताए, फिर बाद में मैं भी आगे काउंटर व्यू दूंगा। सर चाइना को काउंटर करके इंट्रोडक्शन दे सकते हैं क्या इसका? आई वुड से कि क्वाड के ओरिजिन से इंट्रोडक्शन देता मैं। हाँ सर, उसी टाइप। सबसे ज्यादा जो मतलब देखिए, इंट्रोडक्शन आप कहीं से भी दे सकते हैं, बट जो सबसे ज्यादा सूटेबल लगे ना क्वेश्चन की डिमांड पे, जैसे क्या बता रहा है, राइट अबाउट द ग्रोइंग सिग्निफिकेंस ऑफ क्वाड। आप एवोल्यूशन से स्टार्ट कीजिए। एवोल्यूशन ऑफ क्वाड, क्वाड कैसे इवॉल्व हुआ। तो देखिए इसमें स्कॉलरली पर्सपेक्टिव देने का बहुत बढ़िया स्कोप है, क्योंकि ना अगर आप इंडियन एक्सप्रेस रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं ना, तो क्वाड के बारे में इतने व्यूज आते हैं ना कि यू विल बी मतलब आप थक जाओगे उसको खत्म करने में, कि वो सारा का सारा स्कॉलरली पर्सपेक्टिव आप एक साथ ग्रास्प कर पाओ। आई विल जस्ट रीड आउट सम ऑफ द स्टेटमेंट्स। सबसे पहले क्वाड का
पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, और इसमें ऑकस का पर्सपेक्टिव डालना जरूरी है। अभी स्ट्रक्चर नहीं बना रहे अपन, अभी सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि स्टार्ट आप इवोल्यूशन से कीजिए, उसके बाद फिर आप इसमें ऑकस का भी पर्सपेक्टिव डालिए, उसके बाद फिर इसके सिग्निफिकेंस अभी क्या है चाइना पर्सपेक्टिव डालिए, और इंटीग्रेशन के बारे में डालिए, मैरीटाइम डोमिनेंस के बारे में डालिए। बहुत मल्टी लेवल बनाना है अपने को, और उसको बनाते वक्त भी ना स्कॉलरली पर्सपेक्टिव ध्यान से डालिए, क्योंकि काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, और जैसा दृश्यम सर बोल भी रहे थे जीएस टाइप हो जाएगा। तो प्लीज कोई एक इनिशिएटिव लीजिए, आंसर डिस्कस कीजिए। बाकी मेरे पास स्कॉलरली व्यू बहुत सारा है, मैं उसको सफाइस कर दूंगा उसके साथ। We can start that Quad is an idea that is yet taking shape. तो फिर हम बता सकते हैं it's a grouping of 4 democratic countries, US, India, Australia, Japan, और right now it is at a critical juncture. तो it's as old as 2014 का idea है। फिर geopolitical context बता सकते हैं कि since end of Cold War, US-China rivalry, और फिर after US-USSR over, तो new rivalry exists between US and China. तो फिर मीरशाइमर का स्टेटमेंट दे सकते हैं, the tragedy of great power politics. नहीं, you are very right with the data, मतलब but the beginning thing इससे कर सकते हैं। नहीं, actually Beginning, we can say that why Quad bring why the cooperation is important, being the backdrop of the disaster during the tsunami in 2004. The nations know that cooperating with other in the same sense for same interest will be better for them. So later onwards, they move towards other part like the shifting geopolitical calculus. Yeah. Okay. So very good, sir. So what I have is I have a statement from Harshvardhan Shringla, who explains what Quad is. So Quad is a plurilateral group with a vision of free, open, transparent, and inclusive Indo-Pacific. How you started with this was evolution, and then you gave the statement in the introduction part. The last line you add this view of Harshvardhan Shringla, the current foreign secretary. Okay, so this was the introduction part. The introduction part is done. Now the second part is significance पूछ रहा है. So we have to again make layers for this. Geostrategic significance, geo-economic significance, उसके बाद आप ट्रेड का डालेंगे, चाइना के राइस का डालेंगे, उसके बाद फिर डिक्लाइनिंग यूएस हेजेमनी एक्सप्लिसिटली मत डालिए, retreating US from West Asia and focusing more on the Indo-Pacific region. क्योंकि एक पेपर भी पब्लिश हुआ था यूएस की किसी स्ट्रेटेजिक रिसर्च का, मेरे को याद नहीं नाम, जहां वो बता रहे थे कि नाउ यूएस itself is shifting from West Asia so that they can focus on Indo-Pacific. तो इस पे क्या है, ऑलरेडी इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो आप बहुत सारे लेयर्स बना सकते हैं। Sorry to interrupt. Okay, there is a book called Accidental Superpower. In that book, they said, the scholar said, I don't remember the scholar. He said that the energy independency of both shale gas of the U.S. Try to shift their focus from the Middle East and to the Indo-Pacific to contain their adversary. Okay, and the other part, they said US have nowadays loss of interest in the other part. They're now focusing on the single entity like China. Okay, yeah, a very good point. So what I think is we have the knowledge about this, but now the structure in the body part, we shall discuss what is the salience. So for starting like just an icebreaker, I would have gone with the view of Samir Saran that the Indo-Pacific region will define the future of Asian century. We say that it is Asian century. So Samir Saran has this view: the Indo-Pacific region will define the Asian century, and Quad grouping will be the essence of Indo-Pacific region to maintain it as open and inclusive. So in a way, we have started gaining the geostrategic significance by adding the keyword Indo-Pacific. So in the next part, what we'll do is, first we have given the geostrategic. Now what we'll do is we'll go for geo-economic. Geo-economic factor में नितिन पाई PAI का view है, Quad will fizzle out if geo-economic factor is not included in the group. Lead of China in emerging technologies could be very well handled by USA's expertise in intellectual properties, Japanese high-value manufacture, ऑस्ट्रेलियन नीशे ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। मतलब इन्होंने बताया कि जियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्वाड का क्या है, और फिर इसमें वो बताते हैं कि सारे लोग क्वाड के लोग जियो इकोनॉमिक धागे से वीव करके कैसे क्वाड को मूव कर सकते हैं। और इसी में एक सिमिलर व्यू ये है कि जब क्वाड समिट हुई थी सितंबर 2021 में,
तो फिर एक ग्रुप भी बनाया गया था, आई गेस मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन ये इसी हाईटेक के लिए ही था, क्वाड वर्किंग ग्रुप ऑन आउटर स्पेस और समथिंग लाइक दैट। तो आप ऐसे कर सकते हैं। फिर ब्रह्मा चैनल का जो व्यू है, ये प्रोजेक्ट सिंडिकेट में आई गेस उनका आर्टिकल आया था कि समवन एल्स शुड आल्सो स्पीक, मतलब बिल्कुल मोनोटोनस हो रहा है। नहीं, इट्स गुड, वी आर एडिंग द पॉइंट। आप बताओ, मुझे सही लग रहा है, मेरे पास है ये सब। ओके, सो आगे प्लीज कोई और भी कुछ बताए, कुछ काउंटर व्यू, क्योंकि मैं यहाँ तक लिखने के बाद सारे डायमेंशन लिखने के बाद मैं ऑकस का भी व्यू ऐड करता, ताकि इंडो पैसिफिक, ऑकस और चाइना फैक्टर, ये सारी चीजें मेरे आंसर में इंक्लूड हो पाए। उसके बाद फिर मैं अरुण प्रकाश जी का व्यू डालता। अरुण प्रकाश जी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रह चुके हैं, जो क्वाड को क्रिटिसाइज करते हैं, इंडिया में ही क्वाड को क्रिटिसाइज करते हैं। फिर राजेश्वरी पिल्लई राजगोपालन जी ORF से ये कलेक्ट किया था, उसमें भी ये ऑकस और क्वाड के बीच का जो रिलेशन इसको बताती है कि ऑकस वुड नॉट डिमिनिश द सिग्निफिकेंस ऑफ क्वाड, और मैं फिर इसमें एंड कर देता। And that's why India accepted the formation of AUKUS. Okay, because AUKUS is treated for one purpose and this is for another purpose. AUKUS is treated for because of the security of the Australian, because of the historical background. Okay, but Quad is the recent perspective why to contain a particular one. Yes. Even in a book, okay, The Sea Power State by Andrew Laborde, he said that the Indo-Pacific will determine the future of not only Asia but also the globe. Yes, we can So that, yeah, go ahead. No, please. Oh, so you said right now, we can include the introduction part. So a new starting would be given, like the Asian sanctuary will be shaped by this quad. So it gains that weight, right? Ki the quad is the salience and the significance of quad is such high esteemed. Like aspirations of people are such high esteemed that they correlate with the quad with the Asian sanctuary. I guess significance, we should start with this type of. Yeah, I mean, compared to other parts like NATO, it's not a military alliance. Okay, we are going to supply chain resilient initiatives. Okay, disaster management. So geoeconomic sense. I mean, both geoeconomic sense, geopolitical sense. Yeah. So that was I was saying also ki it should be multi-dimensional. Please, if anyone else wants to add something to the conclusion at least, so please, anyone should conclude it. Vladimir, what are the critics about the coding? Because I'm locked on that part. Even I know from the Chinese perspective, some scholar like it's an Asian NATO, it's only focused on to deter China, but even we said that it's not focusing on China. Yeah, I have the view which correlates with this Abhijit Singh. He says in the relation with AUKUS, okay, it is not completely in criticism of the Quad as a group, but it says that with the formation of AUKUS, the significance of Quad will diminish in the region. The significance of Quad will diminish. So it was in the such a salience that in order, or the other thing is Arun Prakash has said कि if we want to reap the benefits of Quad, we have to invest in the नेवल, हालांकि वो नेवल स्टाफ है तो वो नेवी के बारे में बोल रहे थे, बट उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि वी हैव टू फोकस ऑन नेवी, अदरवाइज हम वो रीप नहीं कर पाएंगे, वी विल नॉट बी एबल टू रीप द बेनिफिट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ क्वाड। नेगेटिव क्रिटिकल व्यूज ऐसा कोई डायरेक्टली चाइनीज पर्सपेक्टिव के अलावा तो आई गेस नहीं है। Even I have some many scholars supporting view that even we have deficiency in the sea power. Okay, so at Quad will try to bridge the gap. Balance. I mean, nowadays it's not about the balance of power; it's a balance of anxiety. How the retaliation. It's said by I will share the scholar name. Okay, it's said in a security scan in RSTV 2 years ago. He said now Indo-Pacific, not only Indo-Pacific, now the confrontation. It's not about the balance of power, but it's balance of anxieties order too. Because if one get attacked, they don't know how the retaliation, how the intensity of retaliation. So it's trying to figure out the geopolitical calculus. Yeah. So I guess we should move on to the next question, because I believe we have pondered a lot on this question.
Yeah, we The thing, sufficiently covered. yeah, the thing was we should go for multiple layers in the answer only. So the fifth question is 5C. How does the recent takeover of Afghanistan by Taliban impact India's strategic interest? So again, this was one of the probable questions, I guess, because the topic is explicitly mentioned in syllabus 2B, topic number 8. 2B 8, right? Yeah, India's position on recent crisis in Afghanistan, topic number 8. So one of the most मतलब one of the ज्यादा इसमें क्या हो रहा है, ये इतना ज्यादा लाइमलाइट में था ना, मेरे पास ओवरली स्कॉलरली व्यू हो गए थे, इतने सारे पर्सपेक्टिव्स आ गए थे ना कि अफगानिस्तान का इम्पैक्ट क्या होगा. तो कोई और इसका वो देना चाहेगा, स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, एनीवन एल्स? If we are starting with the graveyard of Emperor, it will be a negative. So we can start with another spear. Graveyard for great power. No, it's like Actually, it's not be good because we know this is the reality. Afghanistan is takeover. Okay. So rather than because they need us. Even though we shared, we transported wheat. They are in a deep economic crisis. So India's infrastructure is needed. We will include these points in the body section somewhere else. But as an icebreaker, I would just request anyone ki let's speak up, guys, because ये initiative क्या है, monotonous हो रहा है. We should speak up. At least गलत ही बोल दो. Yeah, because it may be a blunder, but it only the nature face engaged on it. Because I was like you, generally I get interacted with our Drishyam. He helped me a lot to get this here. Yeah, the fear should be fear को छोड़ो. Yeah, even I don't have any background, but many of my friends, even Drishyam, who helped me a lot to achieve, to get here. Yeah, so it through debates, through our point. I even said blunders many times, but many of them try to help me too. So try to address. Try to know what the question is asking and try to answer. Yes, I was saying the same thing. At least you should speak. Matlab, if you will not deliberate on the topic now, you will not be able to cultivate the habit of writing the answer. Because brainstorming is done when others teach you. Brainstorming could not be done in isolation. People who are very brilliant fail in this examination. I believe they have lack of brainstorming. I guess gyan zyada ho raha hai. We should move on to the question. UPSC never looking for bookworms. Okay, that's the thing we have to remember. Yeah, that is what I was saying. But if nonetheless, I should start the question. So as we have already discussed that this is from the topic only, so it was not at all unexpected question. How does the recent takeover in Afghanistan? So I believe ज्यादा पीछे नहीं जाना चाहिए कि 10 नंबर का क्वेश्चन है. आप टेक ओवर से स्टार्ट कीजिए. अगर आपको स्टार्ट ही करना है, टेक ओवर से स्टार्ट कीजिए. उसके बाद फिर एक इंट्रोडक्शन दीजिए कि क्या हुआ फॉल ऑफ नॉट मतलब रिट्रीट ऑफ यूएसए फ्रॉम अफगानिस्तान. फिर आप इंट्रोडक्शन में एक स्कॉलरली व्यू दीजिए. मैं पढ़ के बता रहा हूँ, 1 मिनट. आई जस्ट हैव टू गो थ्रू माय नोट्स. Okay, so in the introduction part only, what you should do is you should just go with Brahmachanali's view on what was the reason why the rise of Taliban and the retreat of USA in Afghanistan ऐसा हुआ. स्टार्ट में आप इंट्रोडक्शन इसी से कीजिए. अगर आपको कुछ भी कोई पर्सपेक्टिव नहीं देना ऐसा वैसा, सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट में थीम लाइन ले दीजिए कि किस बैकड्रॉप में हुआ था, यूएसए की रिट्रीट में हुआ था, ऐसा एक स्ट्रक्चर बना दीजिए. उसके बाद फिर क्या बता रहा है वो क्वेश्चन की डिमांड समझते हैं. रीसेंट टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान बाय तालिबान इम्पैक्ट्स इंडिया स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट. स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में भी फिर वही हम डिवाइड कर सकते हैं, जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट. आप जितने भी मतलब स्ट्रेटेजिक एंगल से इंटरेस्ट को सेग्रीगेट कर सकते हैं वैसे कीजिए. कनेक्टिविटी इशू, मतलब अगर हमें सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी चाहिए तो ईरान के थ्रू चाबहार से ही हम कनेक्टिविटी देते. हमारा चाबहार पोर्ट भी मतलब प्रोजेक्ट एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान, बिकॉज तुर्कमेनिस्तान इज रिच ऑयल रिच कंट्री, राइट.
तो वहां से Right. हम ऑयल के लिए तापी प्रोजेक्ट का यूज करते हैं। अब अफगानिस्तान, मतलब दिस क्वेश्चन ऑल्सो डिमांड्स, जैसे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ऐसे बोलता है ना, तो आई बिलीव यू शुड गिव अ मल्टी डायमेंशनल आंसर जहां पर आप काफी सारे डायमेंशंस पे पॉन्डर कर रहे हो। और दूसरा ये डिफेंस, मतलब ये जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी है उसको भी इफेक्ट करेगा, बिकॉज यू नो तालिबान इज ओपीएम, मतलब दे आर Spillover किंग ऑफ effect ओपीएम। in Kashmir. Spillover या effect in Kashmir, right? स्पिल ओवर इफेक्ट इन कश्मीर सिक्योरिटी पर्पस के बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज वंस द तालिबानीज विल फील विक्ट्री ऑन वन पावर, दे विल गो फॉर अनदर पावर। इसका एग्जांपल क्या है? इन रशिया, व्हेन दे फेल्ड दैट दे हैव कॉन्कर्ड रशिया, यूएसएसआर, फॉर्मर यूएसएसआर, now they felt that we should conquer USA, which they did in some extent by some of the scholars, which I am going to take names of. The scholarly perspective which could be added here is ब्रह्मा चैनली। ब्रह्मा चैनली की जो ये व्यूज हैं, ये प्रोजेक्ट सिंडिकेट में आपको मिल जाएंगे आराम से। वेबसाइट है बहुत बढ़िया, फ्री की है, वहां से कलेक्ट कर सकते हैं आप। इसमें वो सब कुछ बताएंगे कि कैसे अमेरिका के रिट्रीट से वहाँ वॉइड क्रिएट हुआ, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन में इंडिया को क्या क्या दिक्कत आएगी। अगेन दिस क्वेश्चन इज, आई बिलीव कि अगर आप मतलब करंट अफेयर से काफी ज्यादा कनेक्टेड है तो आप कर सकते हैं। फिर रिसेंट एग्जांपल्स में आप देंगे दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन अफगानिस्तान बाय एनएसए। नवंबर 2021 में एक मीट हुई थी, सारे एनएसए जो हैं इस रीजन के वो आए थे पाकिस्तान को छोड़ के, तो उसमें जो आउटकम्स आए थे आप उसको भी कोट कर सकते हैं एंड में। आई बिलीव ज्यादा इसमें स्ट्रक्चर में कुछ I mean, yeah, in the concluding part, because the Afghans are needed in India. We It's a have Pakistan. हमारे पास, yeah, sorry, you saying? No, SM, please. Yeah, I was saying that how many layers we are having, like कितने structures हैं। एक हम बोल सकते हैं कि एनर्जी का इशू हमें होगा, कनेक्टिविटी का इशू होगा, इकोनॉमिक वाला इशू हमें होगा, और उसके रिपरकशन हमारे कश्मीर में भी दिखेंगे। ये हमारे पास 4 एंगल हो गए। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं? instability in the region, rise of intolerance, और spillover effect in the Kashmir region। उसके बाद फिर increase morale of the jihadist stream, And in narcotics. in narcotic stream, क्योंकि पंजाब is in proximity of Pakistan, right? It is neighboring state, so वैसे भी I believe कि वो region जो है, that region could be very badly affected with the opium trade. So, and you should add that yes. Recently in SA or I think in OIR, they said that the most of the opium trade is through India, and synthesis drug. Okay, it only create a headache for India. Yes. Okay. Can we you have write to in add points? this keyword. Points? No. No. You don't never write in points. At least in optional, you should not write in points. बट अगर हम पैराग्राफ बनाएंगे तो कनेक्टिविटी just इकोनॉमिक से पॉलिटिकल एंगल put पे जा रहे हैं, commas. पॉलिटिकल से हम एनर्जी पे जा रहे हैं। See, you have to use the word connectors. Okay, what I was saying is, सबसे पहले से आपने सिक्योरिटी एंगल दिया, तो आप बोलेंगे द, मतलब जैसे अभी आई एम नॉट एबल टू फॉर्म पर्टिकुलर सेंटेंसेस, मगर आप जैसे सिक्योरिटी एंगल दे रहे हैं, उसके बाद हाउ यू विल स्टार्ट विद द ओपीएम ट्रेड वाज द प्रॉक्सिमिटी टू द गोल्डन क्रीसेंट। देव सर, स्क्रीन वेंट ऑफ जस्ट राइट नाउ। Yeah, the proximity to the golden crescent, you should add these keywords like golden crescent, और आप अगर कनेक्टर यूज करें तो आप पैराग्राफ में ही लिखेंगे इसको। उसके बाद एंड में दिल्ली डिक्लेरेशन और अफगानिस्तान इज मस्ट। India's security dilemma, we can add that point. India's security dilemma, India's presence to the and in proximity to the golden triangle, golden crescent, India's energy issue. Okay, India, not only Indian security but also the external, I mean the border security. Yeah. Then the Taliban will be a focused, I mean it's a proxy of Pakistan, but but now they changed because they need India, because India's investment there, infrastructure, I mean food, I mean their food security, because of Pakistan not Yeah, we have ample of data. I guess इसमें ऐसा right. या कोई 4 वो नहीं है, हम तो कितने सारे गिना दिए जब बैठे बैठे। I guess we should move on to the next question, क्योंकि कंक्लूजन पार्ट भी हमने डिस्कस कर लिया है कि ये इंडिया का जो पर्सपेक्टिव है, रीसेंट पर्सपेक्टिव जो है वो एनएसए समिट में ही रिवील हो गया था। देव सर, प्लीज जस्ट टच द स्क्रीन वंस। इफ एनीवन इज इन कनेक्शन विद देव सर, तो पर्सनली कोई टेक्स्ट करे तो। Rushdam ji. Okay, what I will do is I'll
I'll read out from One my second. own. Okay. So question number 6A is the non-alignment was little more than rational strategy on the part of materially weak India to maximize its interest with a bipolar distribution of global power. Comment. Would anyone would like to take the initiative to start this answer? Miss Neha, you were saying something? Yes, I was saying कि Cold War के बाद how NAM has emerged, we can start with this perspective as the intro. Okay. Anyone आवाज else? नहीं आ रही सबसे मैं नहीं आ रही बात कर रही हूँ आ नहीं रही है नहीं आवाज इसके आ रही है। पहले इसके पहले बहुत कम आ रही थी। अच्छा हाँ ठीक है मैंने अभी तक कुछ नहीं सुना है आपकी तरफ से, मतलब ये पहली अच्छा बार शायद मुझे आवाज आई है। हाँ क्या अच्छा हाँ हम्म, मुझे एक्चुअली स्क्रीन भी नहीं दिख रही थी कुछ भी अब तक okay, सो चलिए ठीक है। आप आगे स्ट्रक्चर करना चाहेंगी, मतलब थोड़ा सा, क्योंकि क्या है हम लोग का 9 बजे एक और सेशन है। सो आई वांट कि अब पूरा तो हो नहीं सकता, मैक्सिमम हो जाए, जल्दी जल्दी करना है अब। I mean, can we introduce? I mean, in the introduction, said why we adopted now because of the rational decisions of that time. We cannot have the capacity or to contain or to confront with others. Because we focused on the Indian matters as well as trying to bring stability in the region like Yeah, that. it's already explicitly mentioned in the question only. Ki NAM was a little more rational strategy because India was materially weak to maximize its interest and the bipolar distribution of power. It is already given ki what was the salience of the and the background of the NAM was already given in the question. So we can say that through NAM we delegitimize the threatening behavior of superpower and नहीं, सबसे also पहले तो आप स्ट्रक्चर डिसाइड करिए। देखिए, क्वेश्चन इज फॉर 20 मार्क्स, सो यू हैव टू राइट 4 पेजेस। ओके, यू हैव टू राइट ऑल द 4 पेजेस। सो सबसे पहले आप एक इंट्रोडक्शन सोचिए, उसके फिर स्ट्रक्चर में बॉडी आएगी, बॉडी पार्ट में आप काफी सारे एलिमेंट्स लाइए, उस एलिमेंट के बाद उसको कनेक्ट करके कंक्लूजन लाइए। सो दैट वाज व्हाट वी वर डूइंग। सो व्हाट आई वुड हैव डन, जैसे हरे ने बताया ऑलरेडी कि वी शुड गो फॉर व्हाट वाज द रीजन, बैकग्राउंड फॉर नैम। ओके, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन में कीवर्ड पढ़ेंगे, कमेंट लिखा है, तो यू हैव टू गिव योर ओपिनियन अबाउट दिस क्वेश्चन एज वेल। So if you are thorough with collecting current affairs, then I believe this question is also quite easy for you because NAM is a recurring topic. हर साल NAM आता ही है. Why? Because it is contribution of India in international politics. India is known for NAM. तो इसके आपको टेम्पलेट्स भी ऑलरेडी बना के जाने हैं, ठीक, और आपको मतलब लिखने के लिए इनर्शिया नहीं होना चाहिए कि नैम का सीलियंस क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन विद द बैकग्राउंड जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, एंड प्लीज नेवर हेसिटेट टू कॉपी डाउन व्हाट इज रिटन इन क्वेश्चन। मेनी पीपल हैव हेसिटेशन की बचपन में क्वेश्चन का कॉपी करते थे। आई हैव सीन सम लेक्चर ऑफ शुभ्रा मैम ओनली वेयर शी सेड पीपल आर हेसिस्टेंट टू राइट द व्हाट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, यू शुड ब्लंटली राइट तब तक जब तक आप इसको स्कॉलरली पर्सपेक्टिव से कॉन्टेसेंट कर सकते हैं। What I'll do I is mean, I'll why India? I mean, go for that moment now because the pluck the fruit of both powers. Okay, one part we get in the 5-year plans, other part we get in the neoliberal institutions are there for our safety purpose. Like, can we go with that flow? And the second part, India later onwards tried, tilted towards U.S. Air Force, the security of India. Yeah, we can do it. I have a very great view from a very great man एस जयशंकर। इनके बुक से मैंने कॉपी किया था। इनके बुक में काफी एनरिच्ड तरीके से सारे पर्सपेक्टिव को डिस्कस किया गया। इनके व्यूज नैम पर इवोल्यूशनरी थे। मतलब इवोल्यूशनरी में हर आंसर को इसलिए लिखना चाहता हूँ ना क्योंकि वो दिमाग में ज्यादा रहता है कि पहले नैम का क्या ऑब्जेक्टिव था। तो उन्होंने पहले बताया इंडिया वाज रेजिस्टेड बाय कंस्ट्रेनिंग ऑफ हिज चॉइस ड्यू टू डिल्यूशन ऑफ सोवरेनिटी का थ्रेट था। व्हाट यू सेड वाज राइट, डाइल्यूशन ऑफ सोवरेनिटी का थ्रेट था उस टाइम, दो ग्लोबल पावर की वजह से उस टाइम थ्रेट था। उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि 1962 तक इंडिया का काम बहुत अच्छा चल रहा था। उसके बाद फिर इकोनॉमिक असिस्टेंस वेस्ट के साथ भी, मतलब आइसोलेशन नहीं था वेस्ट के साथ, लेकिन ट्रेड भी नहीं था। सिक्योरिटी फ्रॉम द यूएसएसआर, एक अम्ब्रेला मिल गया था इंडिया को, सिक्योरिटी अम्ब्रेला। ये ऐसा बोलते भी है कि 1991 फॉल ऑफ यूएसएसआर इंडिया का सिक्योरिटी अम्ब्रेला छिन गया था। फिर इसमें रेलेवेंस टुडे पर आते हैं तो फिर वो बताते हैं कि वर्ल्ड इज विटनेसिंग अ पावर ट्रांजिशन। दिस इज अ कीवर्ड जो वो अपनी बुक में मेंशन भी करते हैं।
कि अब पावर ट्रांजिशन हो रहा है, यहाँ पर पावर इज बीइंग ट्रांजिशन, मतलब आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा हेजीमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी, तो फिर उसमें भी ऐसा होता है कि एक हेजीमन जब ओवर स्ट्रेच कर लेता है तो फिर वो डिक्लाइन पर आ जाता है, तो इसमें उन्होंने इसका यूज भी किया था। उसके बाद फिर यू कैन यूज देव सर, समथिंग इज हैपनिंग विद द स्क्रीन आई गेस। एक्सक्यूज मी देव सर, am I audible to anyone? Yeah, you're audible. Yeah, you're audible. Okay. So I believe एस जयशंकर सर के व्यूज के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं इंट्रोडक्शन। Anyone would like to give the body part, because I believe मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। I mean, our later shift towards strategic autonomy, we can mention the body part. Yeah, very well. You can very well pointed out. Actually मैं वो व्यू पढ़ के बता रहा था, इसलिए मैंने वहीं पे कर दिया, but what you said was right, I was wrong. We should give the transition in the body part rather than giving it in the introduction part. Machiavelli sir, would you like to give any view on this question? Body part. Jananjeet, Curiosity, Die, Neha, PC. Would anyone like to give this a structure? Can we write the achievements of NAM? Yeah, sure. I think. Yes, we have to write. See, the question is bit loaded. So Because it can be a block of third world countries. They does we not want to can ally with any write power. that. Yeah, we get the credit for ending Cold War, and we delegitimize the threatening rise of superpower, and we use the naming and the shaming tool. We provide platform to the third world countries. If you have the material given by Shubhra ma'am, then this part is aptly given. Okay, what I'll add is, after the body part, in the current time, there was a paper published by CPR, Center for Policy Research. I'm not able to recall the name of that paper. उसमें उन्होंने बताया था what should be the current status of NAM and what India should do with NAM. If anyone has contact of Dev sir, please contact him, because the screen is, I guess. Guys, am I audible? Yeah, you are audible. You are Screen audible. में कुछ problem हो रहा है. 14 people are here, only 3 people are responding. Okay, so would anyone like to give any points to this question? I can add a few. बताना ठीक है या नहीं? So, like we can say it was a big success for India, because India got the leadership of developing countries and get the negotiation and the bargaining power due to NAM. India also get the economic assistance from US and USSR. It also acted as a tool of diplomatic power and helped to maintain our political independence. At that time, it played the role of a global, maintained the global role, something like Is my this. screen visible to you all? Is my screen visible to you all, guys? No, screen is not visible. No. Like it's. I think I'm not admin. That is the reason why this is happening. Let me just make a contact with someone who is admin, right? Please carry on with this. I'll just make a contact with someone who is admin and ask Dev sir to stop sharing his screen and continue the session. Please carry on with the discussion. Vladimir, give me 2 minutes. Okay, I will share the screen. Okay. Because I have network issue here. I'm from some distance away from. Okay. I think I have an issue with the network. Can someone please share the screen? Because I'm unable to share because my network is so bad at this moment. Anyone can please share? I think only admin can share. Even I am an admin, but I'm unable to share at the moment because of some network issue here. Just 1 minute, one more minute, okay?
I tried to restart my model.